आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रमन दिल्ली में प्राइवेट फर्म में नौकरी करता था। आज जब ऑफिस आया तो कुछ अनमना सा था। किसी काम को करने की इच्छा नहीं हो रही थी। ऑफिस 7 बजे तक खुला रहता था। जब ऑफिस से निकलने वाला था कि घर से फोन आया। रमन की बहन सरला, वो बहुत रो रही थी। क्या हुआ सरला, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? रमन का दिल बैठा जा रहा था। भैया भैया जल्दी आ जाओ, पिताजी अब हमारे बीच नहीं रहे। क्या? रमन चीख पड़ा। कब, कैसे? रमन ने पूछा। अभी थोड़ी देर पहले सीने में दर्द हुआ। डॉक्टर के आते आते उन्होंने दम तोड़ दिया। डॉक्टर ने सीरियस हार्ट अटैक बताया था। मैं आता हूँ, रमन ने कहा। ऑफिस से घर पहुंचकर उसने जल्दी सामान पैक किया। उसके रूममेट ने पूछा तो उसने पूरी कहानी बताई। छुट्टी का आवेदन समर को पकड़ाया। फिर ऑटो बुलाकर निकल पड़ा बस स्टैंड की ओर। शाम से ही बारिश के आसार थे। काले बादल आसमान में घुमड़ रहे थे। हवा और बादलों का खेल चल रहा था। 8:30 बज गए थे। बस स्टैंड पहुंचते पहुंचते अचानक अंधेरा छा गया। बिजली कड़कने लगी और शाम से लुका छुपी करते बादल बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें बरसाने लगे। शहर की बिजली गुल हो गई। बस स्टैंड पर दुकान लगाने वाले अपनी दुकान समेट भाग निकले। बस 4-6 यात्री ही बस स्टैंड पर थे, जिन्हें इस समय बहुत ज़रूरी था अपने मंजिल पर पहुंचना। एकदम सुनसान डरावना माहौल लग रहा था। रमन अपने पिता के ख्यालों में खोया था। सबसे छोटा था। माँ छोटी उम्र में ही हम सभी को पिताजी की गोद में डाल भगवान को प्यारी हो गई थी। पिताजी ने माँ और पिता दोनों बनकर हमारी परवरिश की। 2 भाई और 1 बहन थे हम। पिताजी रमन को बहुत प्यार करते थे। रमन पढ़ने लिखने में होशियार था, जबकि बड़ा भाई गलत संगत में रहकर अपनी पढ़ाई छोड़ चुका था। पिताजी ने उनकी शादी कर दी, ये सोचकर कि बहू आ जाएगी तो शायद बुरे दोस्त और बुरी संगत छूट जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्हें भाभी के आने के बाद भी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं हुआ। पढ़ाई पूरी होने के बाद रमन को नौकरी मिल गई और रमन दिल्ली आ गया। अभी वो विचारों के समंदर में गोता ही लगा रहा था। बारिश जोरों से हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि पानी पूरा शहर ही निगल लेगा। तभी बस की तेज रोशनी और कर्कश हॉर्न की आवाज से वो हड़बड़ाकर अपने पिता के विचारों से जागा। एक बस उसके सामने खड़ी थी। अब कोई बस नहीं आएगी, कंडक्टर चिल्लाया। ये 23 नंबर वाली बस है क्या, भरतपुर जाएगी? रमन ने पूछा तो इस पर कंडक्टर ने कहा, हाँ आओ बैठ जाओ। जिसके बाद रमन उस बस में चढ़ गया। अंधेरा घुप था। कुछ यात्री पहले से बैठे थे बस में। बस चलते चलते रात के 10 बज चुके थे। बारिश रुकी नहीं थी। सब जगह बिजली गुल थी। अंधेरा होने की वजह से रास्ता भी सही से दिख नहीं रहा था। उसने सोचा कि अब तो रात के 12 बजे के बाद ही पहुंच पाऊंगा। रमन एक यात्री के पास बैठ गया। उस यात्री ने रात को भी काला चश्मा लगाया हुआ था। रमन ने सोचा कि ये कैसा आदमी है, रात को भी चश्मा लगाकर बैठा है। रमन ने उससे पूछा, भाई साहब आप कहाँ जाओगे? उसने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर में कंडक्टर रमन के पास आया। रमन ने भरतपुर तक टिकट बनाने को कहा तो वो चौंक गया। कंडक्टर के हाथ खून से सने हुए थे और उन हाथों में उसके बहुत ही लंबे लंबे नाखून थे। मुंह पूरा जला हुआ था।
आंख नहीं थे। रमन की हालत खराब हो गई। डर से थर थर कांपने लगा वो चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रहे थे। उसने पलट कर देखा, सभी यात्री उसकी ओर बढ़ रहे थे। सबके चेहरे बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रहे थे। किसी की आंख तो किसी का एक हाथ गायब था। बड़ा ही डरावना नजारा था। अचानक भयानक हंसी गूंजी और वो कंडक्टर गुर्राया, अब तुम भी हमारे साथ शामिल हो गए। अचानक रमन को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने उसे खींचकर उसे जोर से बाहर ढकेल दिया हो। कुछ देर बाद रमन की आंख खुली तो वो सड़क के किनारे पड़ा था। उसका पूरा शरीर कीचड़ में सना हुआ था। हालांकि बारिश थम चुके थे, मगर रास्ते पर पूरा कीचड़ फैल चुका था। उसका सिर बहुत जोरों से दर्द हो रहा था। वो उठने लगा तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे सहारा देकर उठा रहा हो, मगर कौन ये पता नहीं था, क्योंकि वहां उसके अलावा और कोई दिख नहीं रहा था। उसका सिर बहुत जोरों से दर्द हो रहा था। रात की घटना को सोचकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो अभी भी सही सलामत है कैसे। चलती बस से उसे ये बाहर कौन ले आया और ये यहाँ सड़क पर इस तरह से बेहोश क्यों पड़ा हुआ था। तभी वहां पर पीछे से एक कार गुजरी। उसने बैठे व्यक्ति को जब रमन को सड़क के किनारे बैठा देखा तो कार वहीं रोक दिया। रमन उठकर उस कार के करीब जाने लगा। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो कि आगे मत जाओ, मगर रमन उस आवाज को नजरअंदाज कर आगे बढ़ गया। रमन ने उस कार वाले के पास जाकर सिर नीचे झुकाकर खिड़की से देखते हुए कहा, भाई साहब, मुझे भरतपुर जाना है, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? तो इस पर कार में बैठे उस शख्स ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तो उधर ही जा रहा हूँ, आइए बैठिए। रमन उस कार में बैठ गया। रमन को अभी भी कुछ फुसफुसाने की आवाज आ रहे थे, जैसे कि वो अभी कार से उतर जाए, मगर वो उन आवाज़ों को नज़रअंदाज किए जा रहा था। कार भरतपुर की तरफ आगे बढ़ने लगी। तभी ड्राइवर ने रमन की तरफ देखा और पूछा, आप इस रास्ते पर क्या कर रहे थे? ये रास्ता तो रात को सुनसान रहता है, यहाँ अकेले आप और इस तरह से कीचड़ में सने हुए। तो इस पर रमन ने पूरी बात बताई। रमन की पूरी बात सुन उस आदमी ने कहा, दरअसल आज से कुछ ही महीने पहले उस 23 नंबर बस और एक कार, दोनों की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि दोनों गाड़ियां आपस में टकराते टकराते वो जो सामने वाली बड़ी सी खाई है ना, बस वहीं से नीचे गिर गई। दोनों गाड़ियों के अंदर जितने भी लोग थे सारे मारे गए। हालांकि कार वाला तो सिर्फ एक ही था, मगर बस में जितने भी यात्री थे वो सारे, जैसे ही बस नीचे गिरी तो बस में एक्सप्लोजन हो गया, मतलब कि ब्लास्ट, और सारे लोग मारे गए, कोई भी नहीं बचा। कहते हैं कि उनकी लाशें भी नहीं मिली। और फिर तभी से इस रास्ते पर वो जो 23 नंबर बस है वो हमेशा चलती रहती है। कहते हैं कि उस बस में जो भी चढ़ा वो आज तक कभी उतर नहीं पाया। आप बड़े ही खुश नसीब हो जो आप बच गए। इस पर रमन ने उस आदमी से पूछा, तो वो जो कार थी उसमें भी कोई नहीं बचा? नहीं, कोई नहीं बचा। उसका सबूत मैं हूँ। ये आवाज सुन रमन जैसे ही उस आदमी की ओर पलटा तो उसका चेहरा देखकर रमन की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। उसका चेहरा भी उन बस यात्रियों की तरह ही पूरी तरह से जला हुआ था। रमन समझ गया कि 23 नंबर बस के साथ जो कार हादसे का शिकार हुई थी वो यही कार थी और उसमें बैठा शख्स वो यही था।
रमन को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो चलती गाड़ी से कूदना चाहता था मगर गाड़ी का दरवाज़ा लॉक था। तभी रमन ने सामने सड़क पर देखा तो उसने जो देखा वो देखकर उसके तो जैसे होश ही उड़ गए। सामने सड़क पर रमन के पिताजी खड़े थे। ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आया। उसने गाड़ी को एक तरफ मोड़ा और जैसे ही गाड़ी पेड़ से जा टकराई, रमन तुरंत ही गाड़ी से उतरकर वहां से भाग निकला। रमन को अब समझ आ गया कि वो आवाज़ किसकी थी। वो उस बस से कैसे निकल पाया और वो आवाज़ यानी कि वो कौन था जो रमन को उस कार में बैठने के लिए मना कर रहा था। इन सारे सवालों का जवाब रमन को मिल चुका था। खैर, वो जैसे तैसे अपने घर पहुंचा। वहां अपने पिताजी की लाश को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगा। खैर, अगले ही दिन उसके पिताजी का अंतिम संस्कार कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बहुत सालों के बाद मेरी मुलाकात अपने कॉलेज के दोस्त डेविड एंडरसन से होने वाली है। डेविड और मैं दोनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पैरानॉर्मल साइंस में एक साथ पढ़ते थे। पढ़ाई पूरी कर मैं इंडिया वापस आ गया और वो अपने देश में ही मेरी ही तरह पैरालौकिक गतिविधियों पर नज़र रखने और शोध कार्य करने लगा। अपने कॉलेज के दिनों से ही हम दोनों अपने रहन सहन, खाने की आदतें, सोचने समझने की बात में बहुत ही समानताओं के चलते जुड़वे के नाम से जाने जाते थे। वो हिंदुस्तान अपने परिवार के साथ घूमने आ रहा है और इसके साथ ही हम लोग एक दूसरे के परिवारों से भी मिलने वाले हैं। पर सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि हम एक दूसरे के कामों के बारे में जानकारी लेंगे। हिंदुस्तान में पहुंचते ही उसने मुझे फ़ोन कर दिया था और दोनों उसके कार्यक्रम के अनुसार मिलने वाले थे। वो उत्तरी भारत के कई शहरों में घूमता हुआ कलकत्ता मेरे पास आ रहा था। उसके परिवार को साथ ले मैं विमानतल से अपने घर सॉल्ट लेक आ गया। मेरा घर बहुत बड़ा तो नहीं था, पर 2 मंजिला मकान था जिसके चारों ओर काफ़ी पेड़ लगे थे। ये मेरी पैतृक संपत्ति थी, कोई 150 साल पुरानी, अंग्रेजों की द्वारा बनाई गई। डेविड और उसका परिवार मेरे घर को देख बेहद खुश हो गए। उसकी पत्नी जूलियन भी उसके साथ ही काम करते थे। वो जब घर पहुंचे, आसमान साफ था पर कुछ ही समय में काले बादलों से घिर गया। उमस गर्मी के कारण उसके परिवार को तकलीफ हो रहे थे। थोड़ी ही देर में रिमझिम बारिश के साथ मौसम बहुत अच्छा हो गया, लेकिन थोड़ी देर में ही बारिश ने भयानक रूप ले लिया। हम लोग बारामदे में बैठे गरम चाय की प्यालियों के साथ अपने कामों के बारे में बातें कर रहे थे। एकाएक जूलियन ने डेविड को डॉक्टर रॉबिन्सन के केस की याद दिलाई तो हम सब सुनने को उत्सुक हो गए। डॉक्टर रॉबिन्सन नॉर्थ कैरोलिना में रहते थे और मेडिसिन में प्रैक्टिस करते थे। एक दिन जब डेविड अपने ऑफिस में बैठे किसी केस पर काम देख रहा था, रॉबिन्सन का फ़ोन आया और उन्होंने मिलने की इच्छा जाहिर की। अगले दिन ही दोनों की मुलाकात हुई और रॉबिन्सन ने बहुत ही डरावनी एक कहानी सुनाई। मैं यानी कि डॉक्टर रॉबिन्सन एक शनिवार की रात बहुत बारिश होने के कारण क्लिनिक नहीं जा पाया, इसलिए मैं अपने घर पर ही कुछ कागजी कार्यवाही पूरी कर रहा था। चूँकि खाना खा चुका था इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं थी कि कितना भी समय हो रहा है। ठीक रात के 12 बजे, मुझे याद है क्योंकि मेरी घड़ी में 12 बजे रहे थे, मुझे एकाएक फ़ोन आया। फ़ोन पर किसी ने बताया कि उसकी तबीयत बेहद ख़राब है और वो मर जाएगा
अगर उसे डॉक्टरी मदद नहीं मिली, इसलिए मुझे उसके घर बुलाया था। हालांकि मैं रात को कॉल लेता नहीं हूँ, पर उसके कॉल को ना जाने क्यों मैं मना नहीं कर पाया। मौसम बेहद खराब था, बिजली कड़क रहे थे, मूसलाधार बारिश शुरू हो गए थे। फिर भी मैं उनके घर जाने के लिए निकला। पता पास का ही था, कोई 2 किलोमीटर दूर था मेरे घर से। पहुंचा तो देखा घर में कोई बिजली नहीं जल रहे थे। गेट से अंदर जाने लगा तो कुछ परेशानी है ये सोचकर। इतनी रात को डॉक्टर को बुलाकर घर में एक लाइट भी नहीं जलाई है, क्या हुआ होगा। दरवाज़ा खटखटाया तो देखा वो खुला हुआ था। अंदर जाने पर आवाज़ दी तो किसी ने जवाब दिया। सीढ़ी से ऊपर आ, दाहिने तरफ पहला कमरा। आवाज़ आई पर कोई दिखा नहीं। मोबाइल के टॉर्च को जलाकर मैं ऊपर के लिए चला तो महसूस किया कि सीढ़ियों में काफ़ी धूल जमा थी। कमरे के सामने पहुंचा तो देखा वो बाहर से बंद था। खोलकर घुसा तो सामने एक दीवान पर एक इंसान लेटा था। उस पर लाइट पड़ते ही मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। वो एक लाश थे जो काफ़ी पुराने थे। मुंह से कीड़े निकल रहे थे, आंखों की पुतलियां गायब थी। उस जगह सिर्फ गड्ढे थे। मुझे आता देख वो उठने लगा। मैं तेजी से वहां से भागा और गाड़ी उठाकर अपने घर चलाया। अब परेशानी यह है कि हर शनिवार रात को ठीक 12 बजे फ़ोन आता है। हालांकि मैं उठाता नहीं हूँ, पर बहुत ही परेशान हो जाता हूँ। आप मेरी मदद करें। डेविड जूलियन के साथ उस केस को लेकर वहाँ आसपास के खबर लेते हैं। लोगों का कहना था कि वो मकान पिछले कई सालों से बंद था और वहाँ कोई भी नहीं रहता था। मकान के आखिरी रहवासी वार्नर थे, जिनकी मौत रात में हार्ट अटैक से हुई थी और उनकी लाश काफ़ी दिनों से वहीं पड़ी रहे थे। बाद में उनका अंतिम संस्कार गवर्नमेंट से किया गया क्योंकि उनका कोई भी वारिस नहीं था। घर को देखकर लगता ही नहीं था कि वो कई सालों से खुला होगा। तालों में जैसे जंग लगी थी और कोई दूसरा दरवाज़ा या खिड़की भी खुली नहीं थी। चीज़ों को समझने के लिए शनिवार दोनों डॉक्टर घर में गए और वहाँ बैठे रहे। घड़ी में 12 बजने का संकेत दिया और इधर फ़ोन की घंटी बजती है। डेविड फ़ोन उठाता है और इसके बाद वही बातें जो डॉक्टर रॉबिन्सन से पहले होती है, वही सब बातें वापस होती है। उन्होंने पहले ही सरकारी अमले से सारी बात कर रखे थे और उनकी पार्टी भी साथ थी, इसलिए वो उस घर में गए और उन्होंने देखा दरवाज़ा खुला था। इस बार वो लाइट्स के सारे इंतज़ाम करके गए थे, इसलिए वो अंदर जाते ही सारी लाइट्स चालू कर देते हैं। उन्हें ये देख आश्चर्य होता है कि एक जोड़ी पैरों के निशान धूल में साफ दिख रहे होते हैं। शायद ये डॉक्टर के थे। कमरे में पहुंचे तो देखा वहाँ कोई नहीं था, पर भयानक बदबू थी। वो वापस आ जाते हैं। अगले दिन सुबह जब जाते हैं तो सभी लोग एकदम चौकन्ना हो जाते हैं। ताला जो पिछली रात खुला हुआ था वो अपनी जगह पर था और बिल्कुल लॉक था। बहुत मुश्किल से उस ताले को खोला गया। अंदर धूल पर बहुत से पैरों के निशान थे जो बताते थे कि पिछली रात में सब लोग आए थे। कमरे में घुसने पर साफ देखा, वो साफ और बिल्कुल खाली था। मालूम करके वार्नर की कब्र को फिर से खोदा गया। वहाँ लाश को बहुत ख़राब हालत में देख उन्हें दफन करने वाले कर्मचारियों पर कड़ी कार्यवाही की गई और लाश को पनाह साफ तरीके से दफन किया गया। इसके बाद डॉक्टर रॉबिन्सन को कभी भी घर पर फ़ोन नहीं आया। इस तरह डेविड ने एक केस को सुलझाया था।
तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।